हेलो फ्रेंड्स। एसएससी सीएचएसएल का पेपर जो कि 10 जुलाई 2019 को कंडक्ट हुआ था शिफ्ट 3 में, उसमें आए रीजनिंग सेक्शन के 25 क्वेश्चंस के डिस्कशन आज हम करेंगे। देखेंगे कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को हम शॉर्टकट से, सबसे सटीक और एक्यूरेट मेथड से फास्टेस्ट स्पीड में बना सकते थे। तो चलिए इसकी डिस्कशन से हम ये भी लर्न करेंगे कि पैटर्न किस तरह का आता है, डिफिकल्टी लेवल क्या है और कितनी प्रैक्टिस की हमें रिक्वायरमेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट इलस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस। 3 क्लासेस दी गई हैं, वूल्स, वुड और लेदर। अब इन तीनों के बीच में सही संबंध, सही रिलेशन दर्शाने वाला वेन डायग्राम इन चारों चॉइसेस में से कौन सा है? तो आप जानते ही हैं कि वूल्स या ऊन ये एक अलग चीज है, वुड या लकड़ी ये अलग चीज है, लेदर या चमड़ा ये एक अलग चीज है। तो तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध नहीं है, तो चॉइस ए यहां पर बिल्कुल सटीक चॉइस बैठती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड टू द राइट ऑफ द फिगर। तो ये क्वेश्चन नॉन वर्बल रीजनिंग में मिरर इमेज पे आधारित है और इस पे यूजुअली क्वेश्चंस पक्की बात आते ही हैं। तो मिरर को यहां पर राइट साइड में प्लेस कर देते हैं जैसा कि बताया गया है। तो मिरर इमेज में हमने ये लर्न किया था कि जो पॉइंट मिरर के पास होगा, मिरर इमेज में भी वो पॉइंट मिरर के पास ही होगा। जो पॉइंट मिरर से दूर होगा उसके इमेज में भी वो मिरर से उतनी ही दूरी पर होगा। तो पहली बात तो यहां पर एक स्क्वायर दिख रहा है हमको, तो एक स्क्वायर बना दीजिए। अब स्क्वायर में देखिए यहां से एक पॉइंट जा रहा है, ये लाइन जा रही है डायगोनल की तरफ, यहां पर आगे तक जाती है यहां तक, और उसके बाद में यहां पर एक स्क्वायर बनाती है। तो ये रहा वो स्क्वायर। इस स्क्वायर में डायगोनल है, इस तरफ जा रहा है तो ये उल्टी तरफ जाएगा, क्योंकि मिरर इमेज में लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का लेफ्ट हो जाता है। अब ठीक ऐसे ही ये पॉइंट्स और फॉरवर्ड जाते हुए ये हमारा सही मिरर इमेज आना चाहिए। चाहे तो रफ में ड्रॉ करके देख सकते हैं। और ये हमें दिया गया है चॉइस बी और सी में, जबकि बी में अगर आप देखें तो यहां पर ब्लैंक है, यहां पर जबकि ये जुड़ना चाहिए, यहां पर ब्लैंक दे दिया गया, लेकिन यहां डी में ये तीनों लाइंस यहां पर जुड़ती हुई। चॉइस डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कैट इज कोडेड एज 72 एंड ट्रॉट इज कोडेड एज 292, देन हाउ विल स्टैग बी कोडेड एज? तो ये कोडिंग डिकोडिंग में एक टाइप है जहां पर की वर्ड्स को नंबर से कोड किया जाता है। तो कैट का कोड 72 कैसे आया, एक बार ये देखना होगा। ठीक उसी तरह से ट्रॉट का कोड 292 कैसे आया ये देखना होगा। तो एक बार प्लेस वैल्यूज ले लेते हैं, जो भी लेटर्स हैं जो इंग्लिश अल्फाबेट में इनकी प्लेस वैल्यूज होती हैं, इनका अगर हम सम लें तो 3 + 1 4 + 20 आया 24, और 24 × 3 अगर करें तो 72 मिलता है। तो क्या यही प्रोसेस, यही मेथड ट्रॉट में भी फॉलो हो रहा है? एक बार प्लेस वैल्यूज लगाने के बाद में एडिशन लें इनका, तो 20 + 18 38 + 15 53 + 20 73। तो 73 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 292 आता है। अब यहां पर 4 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहां पर 3 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? कैट जो है ये एक 3 लेटर वर्ड है, इसमें 3 लेटर्स हैं, और ट्रॉट जो है ये एक 4 लेटर वर्ड है, इसमें 4 लेटर्स हैं, TRO और T। अब ठीक ऐसे ही स्टैग, इसका कोड निकालते हैं, S19 T20 A1 G7। इसे ऐड करें तो 19 + 1 20 + 20 40 + 7 47, और 47 को, क्योंकि स्टैग यहां पर एक 4 लेटर वर्ड है, तो जितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं 47 जो सम ऑफ प्लेस वैल्यूज है उसको उसी से मल्टीप्लाई करें, तो 4 7s are 28, 4 4s are 16 + 2 18 188 हमारा यहां पर सही उत्तर आता है, जो कि दिया गया है चॉइस सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 of the following 4 words are alike in a certain way and one is different. Pick the odd word out. तो ये वर्बल ऑड वन आउट, या कहा जा सकता है कि वर्बल क्लासिफिकेशन पे आधारित प्रश्न है। स्टॉर्म
साइक्लोन, फ्लड, डिजास्टर। स्टॉर्म तूफान, साइक्लोन जो बारिश की वजह से तूफान आता है वो कह सकते हैं। फ्लड बाढ़ आती है जो। डिजास्टर कोई भी कलामिटी या कोई भी विपदा हम कह सकते हैं, उसे डिजास्टर कहा जाता है। ये तीनों की तीनों डिजास्टर्स हैं। तो ये अलग अलग डिजास्टर्स यहां पर दी गई हैं और इसका जो हेडिंग है डिजास्टर उसे भी यहां पर दे दिया गया है। तो हेडिंग तो यहां पर एक अपने आप में डिजास्टर नहीं होगी, अपने आप में विपदा नहीं होगी, तो ये डी है जो यहां पर सही उत्तर बन के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द आंसर फिगर दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फिगर सीरीज। तो एनवीआर नॉन वर्बल रीजनिंग में सीरीज पे बेस्ड ये क्वेश्चन। तो ध्यान से देखें, यहां पर ये कुछ लाइनें दी हुई हैं जो टेढ़ी मेढ़ी सी हैं। ट्रफ्स एंड क्रेस्ट्स बन रहे हैं साइनोसॉइडल वेव की तरह। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, टेढ़ी मेढ़ी ऐसे जा रही है। उसके बाद में ये अभी हॉरिजॉन्टल है और उसके बाद में ये वर्टिकल हो जाती है, फिर हॉरिजॉन्टल होती है, फिर वर्टिकल होती है। लेकिन एक बात ध्यान दें कि ये जो बाहर की तरफ जिसके दांत निकले हुए हैं ये 90 डिग्रीज रोटेट होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर ये दांत इस तरफ हैं, फिर ये ऊपर की तरफ हो जाते हैं ये लहरें, और फिर ये लेफ्ट की तरफ हो जाती हैं। तो अब ये दोबारा घूमेंगी राइट साइड में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और नीचे की तरफ आएंगी, जो कि हमें पहली चॉइस में ऑलरेडी दिया गया है। जो पहली फिगर में आपको दिया गया है ठीक वही फिफ्थ फिगर में आना चाहिए, और ऐसा दिया गया है हमें चॉइस डी में। तो डी यहां पर सही उत्तर हो जाता है। 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस, डाइस पे आधारित प्रश्न है ये। आर शोन, सेलेक्ट द पैटर्न दैट विल बी ऑन द फेस ऑपोजिट टू द वन हैविंग दिस डायग्राम। तो ये डायग्राम हमें यहां दिख रहा है, देखें ये वाला डायग्राम दिख रहा है, यहां दिख रहा है ये डायग्राम। अब अगर हम फर्स्ट डायग्राम और सेकेंड डायग्राम को लें तो उसमें ये वाला सिंबल जो है, ये वाला कैरेक्टर हमें कॉमन दिख रहा है, और बाकी के जो 2 कैरेक्टर्स इसमें हैं और जो 2 कैरेक्टर्स इसमें हैं उसमें भी ये वाला कॉमन दिख रहा है। तो रूल 1 क्या कहता है कि अगर 2 कैरेक्टर्स कॉमन हो तो थर्ड कैरेक्टर हमेशा ऑपोजिट होते हैं। तो इसका मतलब ये जो स्टार है यहां पर ये इसके ऑपोजिट हो गया। तो ऐसा करने पर चॉइस सी सही उत्तर आता है। अब आप सोचेंगे कि यहां पर थर्ड डायग्राम को हमने कंसिडर नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि थर्ड डायग्राम में जो हमें ये दे रखा है, क्वेश्चन में पूछी गई फिगर है, इसके अलावा जो 2 फिगर्स हैं वो किसी भी और डायग्राम में रिपीट नहीं हो रही हैं। तो कंपेयर कैसे करेंगे, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो इसीलिए पहले 2 डायग्राम से ही हमें यहां पर उत्तर प्राप्त हो जाता है, जो कि है चॉइस सी। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर एक्स इज एम्बेडेड। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में एम्बेडेड फिगर्स पे बेस्ड ये क्वेश्चन। तो ये है वो फिगर जो हमें ढूंढनी है कि ये कहां पर है। ध्यान से देखें तो हमें ये फिगर यहीं पर ही मिल जाती है। ये देखें, इतनी है ये फिगर। इन दोनों को कंपेयर करें और चॉइस ए को अपना उत्तर बनाएं। आगे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आगे कहीं पर भी ये फिगर जो है वो एम्बेडेड नहीं दिख रही है। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग फिगर। तो ये क्वेश्चन फिगर काउंटिंग में काउंटिंग स्क्वायर्स पे आधारित हो गया। अब इसमें अगर आप देखें, छोटे स्क्वायर्स देखें तो ये 3x3 का मैट्रिक्स है। तो इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इस तरह से निकाला जा सकता है। तो 1 स्क्वायर का बना 1, 2 स्क्वायर का बना 4, 3 स्क्वायर का बना 9। तो टोटल स्क्वायर्स अभी मिले हमें 14। इन 14 के अलावा एक ये स्क्वायर 15 और एक ये स्क्वायर 16, 2 स्क्वायर्स और आ रहे हैं। तो टोटल 16 स्क्वायर्स हमें मिलते हैं, जो कि दिया गया है हमें चॉइस सी में। सेलेक्ट द नंबर पेयर इन विच द 2 नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द 2 नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर पेयर। तो ये नंबर एनालॉजी पे बेस्ड क्वेश्चन है। एनालॉजी, ऑड वन आउट, नॉन वर्बल रीजनिंग, इन पे काफी क्वेश्चंस आते हैं। 42 और 56 एक नजर मारें तो ये मालूम पड़ता है कि दिस इज 7 स्क्वायर माइनस 7 एंड दिस इज 7 स्क्वायर प्लस 7। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि कंसेक्यूटिव नंबर्स, एक के बाद एक आने वाले नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखिए, दिस इज 6 इंटू 7 एंड दिस इज 7 इंटू 8। ऐसा ही कहीं पर हो रहा है। देखिए 17 तो एक प्राइम नंबर है, तो ये तो कोई भी 2 नंबर्स का, कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीपल नहीं हो सकता। तो चॉइस ए तो चली गई। 35 5 इंटू 7 है, ये भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स नहीं होते, ये भी चला गया।
22 2 into 11 है, ये भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं होते, तो सी भी एलिमिनेट हो गया। बचा डी 12:20, इसे लिख सकते हैं 4 स्क्वायर माइनस 4 एंड दिस इज 4 स्क्वायर प्लस 4, या फिर लिखा जा सकता है 3 into 4 और इसे लिखा जा सकता है 4 into 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स के मल्टीपल्स। तो चॉइस डी यहां पर सही उत्तर निकल कर आता है। Which two signs should be interchanged in the following equation to make it correct? तो साइन इंटरचेंज पे बेस्ड ये क्वेश्चन, जो कि CHSL और SSC CGL के एग्जामिनेशन में बहुत बार आए हैं, इसके अलावा CPO के एग्जाम में भी काफी बार आते हैं। काफी सारे एग्जाम्स हैं जिसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो करना ये होता है, जो भी हमें चॉइसेस दी हैं उसे एक एक करके आप इक्वेशन के अंदर फिट करें और फिर देखें कि कहां पर आपको सही उत्तर मिल रहा है। तो पहले हम टेस्ट करते हैं चॉइस ए में दिया गया साइन इंटरचेंज। मल्टीप्लिकेशन और माइनस, ये दो सिंबल्स को हमें इंटरचेंज करना है। तो मल्टीप्लिकेशन की जगह आ गया माइनस और माइनस की जगह आ गया मल्टीप्लिकेशन। अब चॉइस ए को ठीक ऐसे ही लिख लेते हैं, 15 प्लस 15 मल्टीप्लाइड विथ 2 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 35 इज इक्वल टू 16। अब आप जानते ही हैं कि ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा BODMAS का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो ये है वो सीक्वेंस जिसके अंदर, या क्रम जिसके अंदर हम हमेशा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को सॉल्व करते हैं। तो इसके अनुसार सबसे पहले हम आते हैं डिवीजन के सिंबल पर, जो कि 10 और 35 के बीच में बना है। तो ये तो बनेगा 2/7, जो कि हो गई एक फ्रैक्शन वैल्यू, और ये जो भी आ रहा है यहां पर ये होगी एक इंटीजर वैल्यू। तो इंटीजर वैल्यू में से आप 2/7 जब माइनस कर रहे हैं तो 16 तो आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब चॉइस ए जो है वो गलत हो गई। चॉइस बी देखते हैं। चॉइस बी में एडिशन और डिवीजन को इंटरचेंज किया गया है। तो एडिशन के स्थान पर आ गया डिवीजन और डिवीजन के स्थान पर आ गया एडिशन। तो इसके अनुसार 15 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 2 इंटू 10 प्लस 35, क्या ये 16 के इक्वल है? तो एक बार फिर देखें, 15 डिवाइडेड बाय 15, ये तो आ गया 1, माइनस 2 इंटू 10 आप डायरेक्टली यहां पर कर सकते हैं 20 प्लस 35। तो 35 और 1 को अगर हम ऐड करें तो बनेगा 36, और 36 माइनस 20 होता है 16। तो बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अब एक बार फिर भी देखें, मान लेते हैं कि अगर बी चॉइस में जो आपको इंटरचेंज दिया गया है वो अगर चॉइस डी में होता, लास्ट में होता, तो बाकी की तीनों चॉइसेस आप किस तरह से जल्दी एलिमिनेट कर पाते हैं। तो क्यों सी आंसर नहीं है, क्यों डी आंसर नहीं है? चलिए एक नजर डालते हैं, चॉइस सी देखते हैं। हालांकि आपका उत्तर आ गया है, फिर भी सिर्फ नॉलेज बेस के लिए, एक और तरीका सीखने के लिए आप इसे स्टडी करें। तो सी में एडिशन और सब्ट्रैक्शन या माइनस, इन दोनों के साइंस को इंटरचेंज करना है। तो ये बनेगा 15 माइनस 15 प्लस 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 35 इज इक्वल टू 16। अब एक बार फिर आप यहां पर देख सकते हैं, 10 डिवाइडेड बाई 35 बना 2/7 इंटू 2 यहां पर हो रहा है। तो ये फिर एक फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, तो ये 16 के इक्वल हो ही नहीं सकता, इसीलिए ये रॉन्ग हो गया। पूरी की पूरी इक्वेशन सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है। इस तरह से जल्दी आप एक चॉइस को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही डी का एलिमिनेशन देखते हैं कि किस तरह से होगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन, डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन। तो 15 प्लस 15 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 35, क्या 16 आता है? तो यहां देखें, इस तीनों के तीनों को इकट्ठे सॉल्व करते हैं। 2/10 इंटू 35, 2 से 10 कटा 5, 5 इंटू 7। तो 15 प्लस 15 माइनस 7, क्या ये 16 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। ये देखते ही मालूम पड़ता है 30 है, 30 में से आप 7 अगर माइनस करते हैं तो 16 तो नहीं आएगा, 23 आएगा। ये भी जानने की हमें आवश्यकता नहीं है, सीधा ये जानेंगे कि किस वजह से चॉइस डी जो है हमें एलिमिनेट करनी होगी। तो बहरहाल बी हमारा आंसर आ गया था। अगर ये हमें फोर्थ चॉइस में दिया होता तो बाकी दोनों चॉइसेस सी और डी को हम इस तरह से एलिमिनेट करते। Next question. A paper is folded and cut as shown in the following figures X, Y and Z. Select the option that depicts how this paper will appear when unfolded. तो नॉन वर्बल रीजनिंग में
पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग पे आधारित क्वेश्चन, बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होता है, बहुत बार पूछा जाता है। तो रफ में हमेशा जो फाइनल फिगर है उसको एक बार जरूर ड्रॉ कर लें, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जाम है तो आप पेपर पे ही तो कुछ काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस फिगर को आप जरूर रफ में ड्रॉ कर सकते हैं। तो सर्कुलर पेपर को पहले राइट साइड मोड़ा गया, उसके बाद ऊपर मोड़ा गया, तो ये 1/4 हो गया। ये देखिए एक आर्क बन गया, ये एक क्वाड्रेंट बन गया 1/4। अब इसी में यहाँ पर ये कुछ किया हुआ है, तो जो यहाँ पे ये ऊपर की तरफ निकल रहा है ये ठीक यहाँ पर नीचे की तरफ आएगा। जैसा भी बना लें इसको, ये जो ऊपर की तरफ ऐसे निकला हुआ है ये यहाँ पर ऐसे नीचे की तरफ आएगा, और बाकी के जो हैं ये कुछ इस तरह से होने चाहिए। और ठीक यही डायग्राम जो राइट साइड में दिया हुआ है इसका मिरर इमेज लेफ्ट साइड में बनेगा। अब देखिए चॉइस बी में ये ऊपर की तरफ दिख रहा है तो चॉइस बी आंसर नहीं हो सकता। ठीक ऐसे ही चॉइस डी में ये ऊपर की तरफ दिख रहा है जबकि यहाँ पर ये नीचे की तरफ दिख रहा है तो चॉइस डी आंसर नहीं हो सकता। ये दोनों के दोनों एक तरफ दिख रहे हैं, जबकि अगर इसका झुकाव इस तरफ है तो दूसरे का झुकाव इस तरफ होना चाहिए। ऐसा सिर्फ ए में हो रहा है, जैसा आप देख सकते हैं इसका झुकाव इधर है, इसका झुकाव इधर, इसका इधर और इसका इधर। तो चॉइस ए इज द करेक्ट आंसर हियर। Select the option that is related to the third letter pair in the same way as the second letter pair is related to the first letter pair. Letter analogy पे based ये question। इस पे place values हमेशा काम आएंगी, आपको याद होनी चाहिए letters की place values in English alphabet। P is 16, M is 13, U 21 and T is 20, R is 18 and U is 21। तो ये होती है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एनालॉजी और ये होते हैं राइट हैंड साइड ऑफ द एनालॉजी। दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म और यहाँ पर हमें चाहिए फोर्थ टर्म। तो देखें यहाँ पर 16 + 5 हुआ 21 और 13 + 7 हुआ 20। ठीक इसी प्रोसेस के द्वारा 18 + 5 बनना चाहिए 23 जो कि है W, और 21 + 7 हमें मिलना चाहिए 28। 28 भाई 26 ही सिर्फ लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, तो ये सेकेंड साइकिल हो गई, तो इसमें से 26 माइनस करें, सेकेंड लेटर बी हमारा आंसर आएगा WB जो कि दिया गया है चॉइस बी में। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। तो लॉजिकल सीक्वेंसिंग या क्रमानुसार सही तरीके से किसी व्यवस्था को बनाना। तो शब्द देखें यहाँ पर समर गर्मी या ग्रीष्म, ये ऋतुएं लिखी हैं, ऋतु जितनी भी ऋतु होते हैं। विंटर सर्दी, मॉनसून बारिशें, स्प्रिंग ऑटम, स्प्रिंग बसंत ऋतु, ऑटम पतझड़। अब ये कब कौन सा पहले आता है और कौन सा बाद में आता है। अब चॉइसेस की तरफ जरूर एक नजर मारा करें। सबसे पहली चॉइस ही दी गई है 4, तो स्टार्ट कौन से सीजन से करना है, ये मिल गया हमें स्प्रिंग या बसंत ऋतु। तो स्प्रिंग या बसंत ऋतु जो है ये मार्च से मई तक मान सकते हैं, 1 मार्च से 31 मई तक मानी जाती है। इसके बाद में आना चाहिए समर, तो 4 के बाद आना चाहिए 1। समर 1 जून से 31 अगस्त तक माना जाता है। इसी के दौरान आता है मॉनसून जो कि माना जाता है जुलाई से सितंबर के पीरियड के बीचों बीच। फिर आता है ऑटम या फॉल बोलते हैं, पतझड़ बोलते हैं। तो ऑटम जनरली माना जाता है कि 1 सितंबर से 30 नवंबर तक ये पीरियड दिया जाता है इसको। और लास्ट में विंटर 1 दिसंबर से 28 फेब तक। इन केस लीप ईयर है तो 29 हो जाएगा फेब में। तो अब देखा जाए तो सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पर स्प्रिंग आता है, उसके बाद में समर आता है, उसके बाद मॉनसून आना चाहिए जो कि है 3rd नंबर पर, फिर ऑटम आना चाहिए जो कि है 5 नंबर पर, और आखिरी में विंटर सीजन आना चाहिए। तो 4 1 3 5 2 ये दिया गया है हमें। सबसे पहली चॉइस में ये क्रम दिया गया है, सीक्वेंस दिया गया है जो कि बिल्कुल करेक्ट है। सो चॉइस ए हियर इज द करेक्ट आंसर। दीप्ति सेड टू हर फ्रेंड that girl playing with the dog is the younger of the 2 sisters of the son of my mother's husband। तो सीधा सीधा ब्लड रिलेशंस, रक्त संबंध पे आधारित प्रश्न। हाउ इज द गर्ल प्लेइंग विद द डॉग रिलेटेड टू दीप्ति। अब जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि किसी फोटोग्राफ में किसी व्यक्ति की तरफ पॉइंट आउट करके, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन इन अ फोटोग्राफ, तो ऐसे में अगर
कोई भी व्यक्ति बोल रहा होता है, इफ अ पर्सन इज स्पीकिंग कि दिस पर्सन इज माई, दिस पर्सन दिस रिलेटिव, तो आप कोशिश करें कि हमेशा माय से स्टार्ट करें, जो यहां पर दिया गया है व्यक्ति। कौन बोल रहा है? दीप्ति बोल रही है, तो माय, माय यहां पर आया, आखिरी ऑफ के बाद से स्टार्ट करना होता है वैसे भी हमने हमेशा, तो ये आई दीप्ति। माय मदर्स हस्बैंड, तो दीप्ति की मदर के हस्बैंड, जो कि लगे दीप्ति के फादर। हस्बैंड से यहां तक हमने फाइंड आउट कर लिया, इसके पीछे जाएं, इनका सन, सो गो डाउन, द सन इज गोइंग टू बी दीप्तिज ब्रदर। इस सन की टू सिस्टर्स, इस सन की दो सिस्टर्स हैं। अब एक सिस्टर तो यहां पर दीप्ति लग ही रही है, और एक और सिस्टर होगी क्योंकि इसकी दो सिस्टर्स हैं। एंड दैट गर्ल प्लेइंग विद द डॉग इज द यंगर ऑफ द टू सिस्टर्स। अब क्योंकि दीप्ति किसी और की तरफ पॉइंट आउट करके ये बात बोल रही है, तो ये हुई यंगर सिस्टर और दीप्ति होगी एल्डर सिस्टर। तो पूछा ये गया है, हाउ इज द गर्ल प्लेइंग विद द डॉग रिलेटेड टू दीप्ति? तो ये दोनों की दोनों सिस्टर्स हुई, जो कि दिया गया है चॉइस बी में। द गर्ल प्लेइंग विद द डॉग मस्ट बी द सिस्टर ऑफ दीप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following set। तो ये एक सेट दिया हुआ है आपको 3 नंबर्स का, और रिलेटेड इन द सेम वे अगर कह रहा है तो ये भी यहां पर एनालॉजी या नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि इनमें रिलेशनशिप सेम है। तो पहले तो देखते हैं कि रिलेशनशिप है क्या। तो ध्यान से अगर देखें तो पहले हम एडिशन ट्राई करते हैं। तो 45 प्लस 4 इज 49 and 49 minus 2 is 47। क्या कहीं और ऐसा होता हुआ दिख रहा है? 5 प्लस 4 तो 39 आ नहीं सकता, 25 प्लस 4 54 नहीं आ सकता, 35 प्लस 4 59 नहीं आ सकता, 15 प्लस 4 ये जरूर आ रहा है 19। लेकिन इसके आगे देखें तो 49 में से 2 माइनस करके 47 आया है, तो 19 में से 2 माइनस होना चाहिए था। 19 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो 17 आना चाहिए था, 37 नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये वाला प्रोसीजर जो हमने यहां पर इस्तेमाल किया है ये हमें सही उत्तर तक नहीं पहुंचाएगा। तो चलिए एक दूसरा तरीका ट्राई करते हैं। 45 और 49 पहले दो नंबर्स को हम अगर जोड़ें तो हमें नंबर मिलता है 94, और 94 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो नंबर मिलता है 47। इसका मतलब 47 जो है वो एवरेज है ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर्स। तो ऐसा ही क्या कहीं और हो रहा है? चलिए देखते हैं। 5 प्लस 39 ये तो अपने आप में ही 44 आता है, और एवरेज निकालनी हो तो इसको तो 2 से डिवाइड करना होगा, तब 22 आना चाहिए। 25 प्लस 54 ये भी 79 होता है, जबकि हमें तो एवरेज निकालनी है, डिवाइड बाय 2 भी करना होगा। 35 प्लस 59 करके देखिए तो हमें मिलता है 94, और 94 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो प्राप्त होगा 47। ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। चॉइस सी इज द करेक्ट आंसर, जहां पर कि पहले 2 नंबर्स का एवरेज या औसत दिया हुआ है तीसरा नंबर। नाउ 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 नंबर्स आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड 1 इज डिफरेंट। पिक द नंबर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो ये नंबर ऑड वन आउट, या फिर कह सकते हैं कि नंबर क्लासिफिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। 81 9 स्क्वायर होता है, 16 4 स्क्वायर होता है, 100 10 स्क्वायर होता है, और 121 11 स्क्वायर होता है। अब अगर हम देखें तो 9 4 और 10 ये हैं कॉम्पोजिट नंबर्स, जिन्हें हम कहते हैं मिश्र संख्याएं या मिश्रित संख्याएं। लेकिन 11 जो है दैट इज अ प्राइम नंबर। तो 121 एक प्राइम नंबर का स्क्वायर है, और 81 16 और 100 ये कॉम्पोजिट नंबर्स के स्क्वायर्स हैं। तो इस हिसाब से चॉइस डी जो है वो बाकी तीनों से डिफरेंट है। So choice D is the correct answer. Select the word pair in which the 2 words are related in the same way as the 2 words in the following word pair. Verbal analogy पे based ये question. Trim hair. Hair को trim करना, बालों को थोड़ा थोड़ा सा काटना लेंथ में, ट्रिमिंग करना। तो ट्रिम करते हैं हम हेयर को, और ध्यान से देखिए प्रून करते हैं हम श्रब को। जो प्लांट्स होते हैं उनकी लेंथ अगर हम कम करें, जिस तरह से कई बार आप देखते हैं बड़ी बड़ी कैंची से ऐसे काटा जाता है, तो उसे प्रूनिंग कहते हैं। उनकी लेंथ को छोटा करना, झाड़ियों को जैसे काट कर एक शेप दे दी जाती है, उसे प्रूनिंग कहा जाता है। तो ए यहां पर बिल्कुल सही चॉइस आती है।
हालांकि डॉग और स्टैग, नेल और फेस, आई और रेड का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। सो चॉइस ए इज द करेक्ट आंसर। Which number will replace the question mark in the following series? नंबर सीरीज पे बेस्ड ये क्वेश्चन। 6, 12, 36, 144। ये तो बहुत आसान है, देखते ही मालूम पड़ रहा है। 6 into 2 is 12, 12 into 3 is 36, 36 into 4 is 144। तो अगला आना चाहिए 144 into 5, जो कि बनेगा 720। दिया गया है हमें चॉइस सी में, जो कि सही उत्तर है। Now, 3 of the following 4-letter clusters are alike in a certain way and one is different. Pick the odd one out. तो ये बना जी लेटर ऑड वन आउट या लेटर क्लासिफिकेशन पे आधारित प्रश्न। इसमें प्लेस वैल्यूज जरूर लें। BFM बना 2, 6 और 13, CGK बना 3, 7 and 11, LPT बना 12, 16 and 20, NRV में पोजीशंस की वैल्यूज जो हैं लेटर्स की इन इंग्लिश अल्फाबेट, दैट इज 14, 18 एंड 22। अब इधर अगर देखें तो 2 + 4 6 है और 6 + 7 13 आता है। हालांकि 3 + 4 7 + 4 11, तो सेम नंबर ही जोड़ा गया है। 12 + 4 16 + 4 20, 14 + 4 18 + 4 22। तो यहां पर आप देख सकते हैं इन तीनों के अंदर समान प्रक्रिया लग रही है, सेम प्रोसेस, जबकि ए में डिफरेंट मेथड है। तो ए जो है इस ग्रुप से बाहर हो गया और हमारा उत्तर हो गया। सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। फिर ये रिलेटेड नंबर्स नंबर एनालॉजी का ही एक टाइप कहलाता है। 64, 100, 328। तो नंबर्स दिए हैं 64, 100 और 328। अब देखा जाए तो 64 और 100 जो है ये तो स्क्वायर्स हैं, और ठीक ऐसे ही चॉइसेस में भी पहले दो नंबर जो हैं वो स्क्वायर्स हैं। बहरहाल 64 + 100 होता है 164, और अगर आप 164 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा 328। तो इसका मतलब पहले दो नंबर्स को जोड़कर डबल कर दिया गया है, पहले दो नंबर के सम को, या फिर पहले नंबर का डबल जमा किया गया है दूसरे नंबर के डबल से। तो ऐसे में 36 + 64 बना 100, और 100 × 2 आता है 200, जो कि 97 के बराबर नहीं है, तो ए गलत हो गया। ठीक ऐसे ही 25 + 49 ये है 74, और 74 का डबल अगर आप लें तो वो आता है 148। ये बिल्कुल सही है। हालांकि सी और डी में क्या प्रॉब्लम है आइए देखते हैं। 16 + 36 is 52, और 52 का डबल अगर लें तो आता है 104, जबकि यहां तो दिया गया है 54। तो सी गलत हो गया, सी एलिमिनेट हो गया, और डी है 49 + 81 130, और 130 × 2 बनता है 260, जबकि दिया गया है 137। ये भी गलत है। तो सिर्फ चॉइस बी में जो सेट दिया गया है वो सेम पैटर्न फॉलो करता है जैसा कि गिवन सेट में नंबर्स फॉलो करते हैं। 3 statements are given followed by 3 conclusions numbered 1, 2 and 3। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, this is a question which is based on syllogism। तो स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, कंक्लूजन्स हैं, तो इसमें दो चीजें हम चेक करते हैं, इमीडिएट कंक्लूजन और मेन कंक्लूजन। यहां पर आइदर और भी दिया हुआ है तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी चेक करना होगा। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि क्या स्वॉर्ड और नाइफ्स ये साथ में कहीं दिया हुआ है किसी एक सेंटेंस में। नाइफ दिया है एक्स के साथ, एक्स दिया है स्वॉर्ड के साथ, सॉज दिया है स्वॉर्ड्स के साथ, तो इमीडिएट कंक्लूजन तो यहां बनी नहीं। दूसरा, एक्सेस और सॉज ये कहीं साथ में दिया हुआ है जी, ये भी कहीं साथ में नहीं दिए। यहां एक्सेस दिया है नाइफ के साथ, यहां एक्सेस दिया है स्वॉर्ड्स के साथ, सॉज के साथ तो दिया ही नहीं। एक्स और सॉ, फिर वही बात, एक्स और सॉ कहीं पर भी नहीं दिया है साथ में एक ही स्टेटमेंट में। तो इमीडिएट कंक्लूजन मायने ऑल से सम मिलना, नो से सम नॉट मिलना, ये हमारे पास पे कहीं पर भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो दूसरा देखते हैं अब मेन कंक्लूजन। उसमें देखा हमने ऑल स्वॉर्ड्स आर नाइफ्स, तो सेकेंड स्टेटमेंट में मिल गया हमें स्वॉर्ड्स, फर्स्ट स्टेटमेंट में मिल गया हमें नाइफ्स, और इन दोनों को जोड़ने के लिए मिडल टर्म मिल गया, कॉमन टर्म मिल गया एक्सेस। तो लगाएं, ऑल के लिए लगेगा टिक क्रॉस, ऑल के लिए लगेगा टिक क्रॉस,
मिडिल टर्म है एक्सेस, यहां पर उसे टिक मार्क मिल रहा है, इसका मतलब कंक्लूजन आएगा। हम जानते हैं कि ऑल प्लस ऑल कॉम्बिनेशन देता है हमें ऑल। अब उसमें भी नाइफ और स्वॉर्ड के साथ में अगर ऑल लगेगा तो नाइफ को टिक मिलेगा और स्वॉर्ड को क्रॉस, मायने नाइफ पहले आएगा और स्वॉर्ड बाद में आएगा, इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। ऑल स्वॉर्ड्स आर नाइफ्स, देखिए ये दिया गया है। अब ऑल नाइफ्स आर स्वॉर्ड्स, ये हमें चाहिए था जिसमें नाइफ को टिक और स्वॉर्ड्स को क्रॉस मिलता, जबकि यहां पर स्वॉर्ड्स को टिक और नाइफ को क्रॉस मिल रहा है। जबकि सिलोजिज्म में सबसे आखिरी रूल ये कहता है कि क्रॉस वाले को क्रॉस मिलेगा। तो यहां पर क्रॉस वाला है स्वॉर्ड, उसे यहां पर क्रॉस नहीं मिल रहा, टिक मिल रहा है, तो वन तो आंसर नहीं हो सकता। अब बात करते हैं एक्सेस और सॉस की। तो ऐसे में आप देख सकते हैं यहां पर सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को अलग से लिख देते हैं। ऑल सॉज आर स्वॉर्ड्स और ऑल एक्सेस आर स्वॉर्ड्स। टिक क्रॉस लगाइए, टिक क्रॉस, मिडल टर्म को 2 क्रॉस मार्क मिल रहे हैं, तो इसका मतलब कंक्लूजन नहीं आ सकता। अगर 100 और x के बीच में कंक्लूजन नहीं आ रहा है तो क्या 100 और x एक बार सम और एक बार नो के साथ दिखाई पड़ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये देखिए x और ये देखिए 100। तो यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर अर्थात आइदर और का पेयर बन जाता है सम और नो के बीच में। तो चॉइस बी यहां पर सही उत्तर निकल कर आता है। अगर ये वेन डायग्राम से हमें सॉल्व करना हो तो ये कुछ इस तरह से सॉल्व होगा। ऑल नाइव्स आर एक्सेस, तो चलिए ऑल नाइव्स आर एक्सेस, 2 डायग्राम्स बनेंगे। आप जानते ही हैं कि दोनों एक्सट्रीमिटीज हमें लेनी होती है, लीस्ट इंटरसेक्शन और मैक्सिमम इंटरसेक्शन की, जब भी वेन डायग्राम से हम सॉल्व करते हैं। ऑल एक्सेस आर स्वॉर्ड्स, अब सभी के सभी एक्सेस जो हैं वो स्वॉर्ड्स हैं। So all axes are swords. All axes are swords. All saws are swords. All saws are swords. ये हम कैसे ले? देखिए यहां पर ये भी आ सकता है कि all saws are swords, सभी के सभी एक है। ये भी हो सकता है कि सॉ जो है वो सिर्फ स्वॉर्ड में हो कुछ इस प्रकार, और उसका एक्सेस और नाइफ से कोई रिश्ता ना हो। अब देखिए ऑल स्वॉर्ड्स आर नाइफ्स, क्या हम ये कह सकते हैं कि ऑल स्वॉर्ड्स आर नाइफ्स? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये वाली स्वॉर्ड्स जो हैं ये तो नाइफ्स के बाहर हैं, नाइफ्स के सर्कल से। सम एक्सेस आर सॉज, क्या हम ये कह सकते हैं कि सम एक्सेस आर सॉज? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर एक्सेस और सॉ के सर्कल जो है वो अलग अलग हैं, डिसजॉइंट हैं, तो ये भी नहीं कहा जा सकता। नो एक्सेस सॉ, हालांकि यहाँ पे कह रहे हैं हम कि नो एक्सेस सॉ, परंतु अगर आप इधर देखें इस डायग्राम में तो एक्स और सॉ ये बराबर दिखाई जा रहा है, 100% इंटरसेक्शन। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि या तो सम एक्स विल बी सॉ या फिर नो एक्स विल बी सॉ, जो कि दोनों के अंदर आइदर और का केस बनाता है। तो इसीलिए 2 और 3 के बीच में आइदर और का केस बनता है। इन अ कोड लैंग्वेज, लीजिए छूटते ही आपको मालूम पड़ गया कि ये कोडिंग डिकोडिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है। हस्क इज रिटन एज LZYR, हाउ विल सीरियल बी रिटन एज इन दैट कोड लैंग्वेज? तो हस्क, ये शब्द में जो लेटर्स हैं इनकी प्लेस वैल्यूज लीजिए। H8 है, U21, S19 और K11। अब इसके नीचे दिया गया है LZYR, ये लिख देते हैं इसके नीचे, और यहां पर इनकी प्लेस वैल्यूज भी लिख देते हैं। अब इन प्लेस वैल्यूज को आपस में कंपेयर कीजिए। 8 और 12, तो 8 + 4 हुआ 12, 21 और 26, 21 + 5 हुआ 26, 19 और 25, 19 + 6 हुआ 25, और 11 और 18, 11 + 7 हुआ 18। ठीक इसी प्रक्रिया द्वारा, जैसा कि हम यहां देख रहे हैं, सीरियल शब्द के अक्षरों को या लेटर्स को प्लेस वैल्यूज असाइन कर दें। S19, E5, R18, I9, A1, L12, और इससे अब हम आंसर निकालते हैं। लेकिन 19 + 4 लेना होगा हमें, यहां से +4 से आगे बढ़ते जाएं, +5, +6, +7, +8, +9। 19 + 4 हुआ 23, जो कि बना W। ध्यान से देखें, सारी की सारी चॉइसेस W से ही स्टार्ट हो रही हैं। 5 + 5 बना 10, जो कि है J। 18 + 6 बना 24, जो कि है X। 9 + 7 है 16, which is P। 1 + 8 is 9, that is I, and 12 + 9 is 21, that is U। WJXPIU, ये हमें दिया गया है चॉइस ए में, WJXPIU
ये हमारा सही उत्तर हो जाता है। इफ इट वॉज अ फ्राइडे ऑन 1st January 2016, what was the day of the week on 31st December 2016? 2016 मायने लीप ईयर। 2016 ये एक नॉन सेंचुरी ईयर है, मतलब इसके लास्ट 2 डिजिट्स 00 नहीं है। ये क्वेश्चन कैलेंडर्स पे आधारित है, तो किसी भी नॉन सेंचुरी ईयर को अगर लीप ईयर बनना है तो उसके लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बनता है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, अर्थात ये पूरा का पूरा नंबर 2016 4 से डिविजिबल होना चाहिए, वो है, इसीलिए ये एक लीप ईयर है। अब देखिए एक सिंपल सा फंडामेंटल है यहां पर। इन अ लीप ईयर 1st Jan plus 1 day forward is the day on the 31st December, जबकि एक नॉन लीप ईयर में, नॉर्मल ईयर में 1st जनवरी और 31st दिसंबर को, उसी वर्ष के 1st जनवरी और 31st दिसंबर को सप्ताह का समान दिन होता है, सेम डे ऑफ द वीक होता है। तो यहां पर आपको 1st जनवरी 2016 दिया गया है फ्राइडे, तो फ्राइडे में आप एक डे ऐड करें तो 31st दिसंबर निकल कर आता है सैटरडे, जो कि दिया गया है चॉइस बी में। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। Machine is related to operator in the same way as car is related to what? तो वर्बल अनालॉजी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, ये टॉपिक है। ड्राइवर या बस या इंजन या मैकेनिक। तो देखें मशीन कौन चलाता है? ऑपरेटर चलाता है। तो कार कौन चलाएगा जी? कार चलाएगा ड्राइवर, मैकेनिक थोड़ा ना चलाएगा, मैकेनिक तो उसे ठीक करेगा। तो चॉइस ए यहां पर सही उत्तर है। Which letter pair will replace the question mark in the following series? Letter series पे based ये question है। प्लेस वैल्यूज लें, ये 10 सबसे पहले लेटर की प्लेस वैल्यूज ले लें आप, ये 12, यहाँ 22 और यहाँ पर 4, जिसे कि हम 26 + 4 30 भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? अभी देखते हैं। देखिए 10 + 2 आया 12, प्लस कुछ यहाँ पर पहला लेटर देगा, उसमें अगर आप कुछ ऐड करेंगे तो 22 आएगा, उसमें आपने यहां पर 8 ऐड किया तो 30 आया। तो बड़ी सिंपल सी बात है, 12 और 22 के बीच में डिफरेंस है 10 का, जो कि हम यहां डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं +4 और +6, जिससे कि एक पैटर्न बनेगा +2 +4 +6 +8। तो 12 + 4 बना 16 और 16th लेटर है P। तो P यहां पर 2 चॉइसेस में दिया गया है, तो C और A तो आंसर हो ही नहीं सकते। तो दूसरा लेटर आपको निकालना होगा, इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो G है 7, I है 9, S 19 और A है 1, इसे 27 भी लिखा जा सकता है। तो अब यहां ध्यान से देखें तो 7 + 2 is 9, 9 प्लस कुछ यहां आएगा, यहां से अगर कुछ ऐड करेंगे तो 19 आएगा, और 19 में 8 ऐड करेंगे तो 27 आएगा। अब भी 9 और 19 में 10 का गैप है, जैसे यहां था, हमने 4 और 6 में डिवाइड किया था 10 को, तो 9 + 4 13, जो कि है M, और 13 + 6 हुआ 19, बिल्कुल फिट बैठता है PM, जो कि दिया गया है हमें चॉइस डी में। तो ये था डिस्कशन CHSL के इस पेपर के रीजनिंग सेक्शन के लिए। डिस्कशंस के माध्यम से, डिस्कशन के बेसिस पे आप काफी चीजें लर्न कर सकते हैं, एग्जाम पैटर्न लर्न कर सकते हैं, और आपको यह भी मालूम पड़ता है कि आपकी तैयारी कितनी है और कितनी होनी चाहिए। किसी भी एग्जाम में कभी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो तैयारी हमेशा डिफिकल्ट लेवल की कीजिए। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए तो आप उन्हें कर पाए, अगर इजी आएंगे तो वो तो सभी लोग कर पाएंगे। इजी पेपर में कट ऑफ हाई होता है और डिफिकल्ट पेपर में कट ऑफ कम होता है, तो डिफिकल्ट पेपर क्लियर करना ज्यादा इजी होता है, तो इसलिए जरा डिफिकल्ट लेवल की तैयारी करें। अगले डिस्कशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।